मॉडल के फ़वाइद क्या क्या हैं। देखो, इसके थ्रू हम रेडियस को, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को, वेव नंबर को डिराइव कर सकते हैं। तो देखेंगे एक एक चीज़ को अब हम डिराइव करेंगे बोहर मॉडल के ज़रिए। नंबर 1 आपके कोर्स, आपके सिलेबस में जो है वो है डिराइवेशन ऑफ रेडियस। रेडियस को हम किस तरह से डिराइव करेंगे, रेडियस को हम किस तरह से निकालेंगे बोहर मॉडल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर को भी निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक था साइंटिस्ट जिसका नाम था कूलम, और कूलम ने एक लॉ पेश किया। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ चुका है, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है, तकरीबन 10th के फिजिक्स में मौजूद है कूलम लॉ कि अगर दो चार्ज बॉडीज हो, एक का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2, उनके दरमियान फासला है R, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट्स को, मतलब Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के स्क्वायर को, R स्क्वायर को। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो कांस्टेंट K लगा दिया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। मैट्रिक के फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास है ये एक न्यूक्लियस जिसके अंदर Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन पर चार्ज है E, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर पूरा चार्ज हो गया Ze। ठीक है, इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपने और अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E माइनस। ठीक है, तो कूलम लॉ जो है, अगर ये हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, F इज इक्वल टू ये है Ze, ये डॉट मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये कूलम लॉ इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम डिराइवेशन ऑफ रेडियस, रेडियस को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे कुछ इस तरह से कि F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, यहां पर आप लिखोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अच्छा, यहां पर जो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको बोर्ड पर, मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं उसका सीक्वेंस अक्सर बेशतर औकात आगे पीछे हो जाता है। वो मैं इसलिए कर लेता हूं कि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। फिर पेपर में जब आप लिखोगे तो सीक्वेंस के साथ लिखोगे, क्योंकि आप एग्जामिनर को समझा नहीं रहे, उसको दिखा रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ आता है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पर अगर इस पर हम कूलम्स लॉ मल्टीप्लाई करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच, जो इलेक्ट्रॉन जिस फासले पर है इसकी हम रेडियस मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू K आ जाएगा Ze स्क्वायर, Ze मल्टीप्लाइड बाई Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, Ze है, Ze स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटा दिया तो K लग गया, F इज इक्वल टू K Ze स्क्वायर। अब हमको पता है कि ये न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दायरे में घूमने के लिए, दायरे के सेंटर की तरफ माइल करने के लिए जो फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो सेंटर की तरफ खींचने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस सेंटर की तरफ, चूंकि सेंटर इसको खींच रहा है, फिर भी ये सेंटर में गिर नहीं रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर एक और भी फोर्स अमल कर रहा है, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है, 9 के फिजिक्स में है तकरीबन। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो एक बॉडी को दायरे से निकलने पर मजबूर करता है। अगर एक स्टोन को, एक पत्थर को आप धागे के साथ बांधोगे और उसको घुमाओगे जिस तरह के बच्चे घुमाते हैं, तो वो दायरे में घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि आपका हाथ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, आपका हाथ उसको खींच रहा है, लेकिन उसका अपना मास
अपने मास की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो वो पत्थर दायरे में जब घूमता है, जब आपके हाथ का सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाए तो दायरे में घूमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हावी हो जाए तो चीज जो घूम रहा है, फॉर एग्जांपल पत्थर, वो दायरे के अंदर आ जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हावी हो गया तो दायरे से बाहर निकल जाएगा। अगर दोनों बैलेंस हो गए तो फिर दायरे में घूमेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन दायरे में घूम रहा है तो इसका मतलब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ये है कूलम्ब फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बराबर है, इसका ये मतलब है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दायरे में ही घूम रहा है, ना बाहर निकल रहा है ना अंदर आ रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिख ले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम जाहिर करते हैं F इज इक्वल टू mv² से। तो चूंकि एज वी नो दैट, हमें पता है क्या कि ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो, कि ZE² डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय R। अच्छा, एक बात और, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की केस में k की वैल्यू है 1/4πε0, 1/4πε0, ये k की वैल्यू है। तो k की वैल्यू यहां पर मैं लगा दूंगा, यहां पर, ठीक है, 1/4πε0, 1/4πε0, ये हो गया। और अगर सिंपल लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, Z² डिवाइडेड बाय 4πε0R²। बात समझ में आ रही है? तो Z² डिवाइडेड बाय 4πε0R² इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय R²। यहां तक हम आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इस R को मैं इस साइड पर ले आऊंगा, ठीक है, और या इस R को यहां पर ले आऊंगा और mv² को यहां पर ले आऊंगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो, ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0, R को मैंने हटा दिया, वहां पर ले जाऊंगा। mv² चूंकि यहां पर ऊपर है, अगर इक्विलिटी के इस साइड पर मैं इसको लाना चाहूं तो ये नीचे आ जाएगा। ये रूल्स है, ये बन जाएगा mv² इज इक्वल टू, ये R नीचे है तो इक्विलिटी के उस पर ये ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर हो जाएगा, क्योंकि ये रूल्स है। R² डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, R² यहां पर आ जाएगा, R² डिवाइडेड बाय R, mv² यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये वाला R एक R के साथ खत्म हो गया, तो क्या बच गया यहां पर, R इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 mv²। अब देखो यहां पर दिखा रहा है ना कि रेडियस जो है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि अगर रेडियस ज्यादा हो तो स्पीड कम होगी, रेडियस कम हो तो स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये यहां से प्रूफ हो रहा है। अच्छा, यहां तक हम आ गए हैं। R इज इक्वल टू Z² डिवाइडेड बाय 4πε0 mv²। अब हम करेंगे यूं कि हमको पता है, इससे पहले हमने बोहर मॉडल में पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr वो बराबर है nh/2π के। ये हमने पढ़ लिया है। अगर नजर नहीं आ रहा हो तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, एक मिनट। mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये हमने अब पढ़ लिया बोहर मॉडल में, ठीक है। अब mvr इस पर भी मैं स्क्वायर ले लेता हूं, nh/2π पर भी स्क्वायर ले लेता हूं। ये क्या बन जाएगा, m² v² r² इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाय 4π²। कुछ इस तरह से बन जाएगा।
अब इस आर को मैं इस साइड पर ले आता हूं, ये क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा ये या नहीं, देख लो एक बार गौर से देख लो, ठीक है। अच्छा, अब इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू को, अच्छा एक बात है, वो बात ये है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि यहां पर इस वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकूं, लेकिन यहां पर एम स्क्वायर नहीं है, यहां पर एम स्क्वायर है, इसलिए इस एम स्क्वायर को भी मैं इस साइड पर ले आऊंगा, एम स्क्वायर, ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर वी स्क्वायर दोनों को इक्विलिटी के उस साइड मैंने लगा लिया, तो उस साइड जाते हुए ये नीचे आ जाएंगे, एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं, वी स्क्वायर यहां पर बच जाएगा। तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर को मैंने इक्विलिटी के इस साइड पर ले आया मैं, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे आ गए हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह लग गए हैं, ये हुई वैल्यू वी स्क्वायर की। अब वी स्क्वायर की ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, कर दूं पुट, देखो अब ये है आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये है वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की ये वैल्यू आ रही है, यहां पर मैं पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चूंकि डिवीजन में है, मैं मल्टीप्लिकेशन में करना चाहूं तो ये उल्टा हो जाएगा, रूल्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, कुछ इस तरह से। R इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर किसी फैक्टर को जो कि डिवीजन में है उसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब वो उल्टा हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के रूल्स है, आप पढ़ चुके होंगे इसको, ठीक है। तो यहां तक अब हम आ गए, अब क्या करना है, अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, ये एम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक एम रह जाएगा, ठीक है। अब इस आर को, ये आर यहां पर है और न्यूमरेटर है, इक्विलिटी के इस पार में अगर ले आऊं तो नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, जेड ई स्क्वायर 4 पाई, जेड ई स्क्वायर 4 पाई, आर स्क्वायर को मैं यहां पर ले आ चुका हूं, और एम भी बच जाएगा यहां पर एम, डिवाइडेड बाई नीचे जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ये 4 पाई भी इस 4 पाई के साथ खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब ये आर स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा वो यहां पर हम लिख लेते हैं, देखो 1 ओवर आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि हमें आर मालूम करना है, 1 ओवर आर नहीं, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। अब अगर इसको हम उल्टा कर रहे हैं तो रूल्स ये है कि यहां पर जो अमल करोगे इक्विलिटी के साइन के एक तरफ, वही अमल आप इक्विलिटी के साइन के दूसरे तरफ भी करोगे। अगर इसको मैं उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। हमें कौन सी दिक्कत आ रही है, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर एम बन जाएगा, इस तरह से। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, अब इसी को r इज इक्वल टू यहां पर लिख लेता हूं फिर से, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर एम। ये जो रेडियस निकाल रहा था बोहर मॉडल से, नील बोहर निकाल रहा था, हम निकाल रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है। अब ये हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है।
एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब यहां पर जो z है वो 1 बन गया। अगर 1 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये वही सेम E²m आ जाएगा, तो z को मैं यहां से हटा दूंगा क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। 1 को अगर मैं E²m के साथ मल्टीप्लाई करूं तो E²m ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर रह जाता है ये n² का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये मैं यहां से बाहर ले आऊंगा n², और बाकी ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय E²m। अब ये तमाम के तमाम अंदर जो इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये तमाम के तमाम कांस्टेंट है। h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.62 × 10⁻34। एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम परमिटिविटी है जिसकी वैल्यू है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या है वैक्यूम परमिटिविटी, एक बार देख लो 8.85 है तकरीबन। वैक्यूम परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो है 1.602 × 10⁻19 कूलम ई, और इसका मास जो है वो है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। तो h की वैल्यू, e की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, e की वैल्यू, m की वैल्यू, तमाम के तमाम वैल्यूज मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर अंदर जो है वो कांस्टेंट है, तमाम के तमाम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करें और कैलकुलेट करें तो इससे आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो कि लेंथ का यूनिट है जब लेंथ बहुत ही ज्यादा छोटा हो। तो ये बन जाएगा r = n² मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। बस यहां से अब आप रेडियस निकाल सकते हो। ये हुआ रेडियस का आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी फार्मूला। अब अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए कि मान लो आपके पास है ऑर्बिट नंबर 5, तो ऑर्बिट नंबर 5 का रेडियस कितना होगा, तो आप सिंपल यहां पर 5 पुट कर दोगे तो 5 का स्क्वायर लेकर 25 बन जाएगा। 25 को 0.529 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। आपसे मांगा जा रहा है ऑर्बिट नंबर 7 की रेडियस को, तो 7 को यहां पर पुट करो, 7 7 जार स्क्वायर ले लोगे, 7 7 जार 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे 0.529 के साथ, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल जिस भी ऑर्बिट का रेडियस आपसे मांगा जा रहा है उस ऑर्बिट का नंबर यहां पर पुट कर लो n की जगह, और फिर उसका स्क्वायर लेकर 0.529 एंगस्ट्रॉम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके साथ आंसर आ जाएगा। आगे न्यूमेरिकल एक दिया भी गया है आपकी किताब में, वो खुद कर लेना, खुद कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अब हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर बहुत आसान है क्योंकि स्टेटमेंट फार्मूला आपके साथ एक है, r = n² मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम, वो आसानी के साथ आप कर सकते हो। असल में प्रैक्टिस जो है आपको इसके ऊपर करना है कि ये रेडियस का स्टेटमेंट जो हमने निकाला है, रेडियस का ये फार्मूला जो हमने निकाला है, डिराइव कर दिया है, ये डिराइव किस तरह से हमने कर लिया। यहां पर मैं जो अब कर रहा था ना, बोर्ड पर मैं कर रहा था तो आपको बहुत ही आसान दिखाई दे रहा था। ये जब आप खुद करोगे तो आपको लग पता जाएगा कि कहां पर दिक्कत मुझे आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो वो फिर आप क्लियर खुद कर लोगे। खुद नहीं कर सकते तो फिर मुझसे पूछ लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस इस पर करना है कि डिराइवेशन, इस रेडियस के स्टेटमेंट के लॉ के फार्मूले का डिराइवेशन हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद इस पर जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो बहुत आसान है, उसमें सिर्फ यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, आप रेडियस फिर निकाल सकते हो। ठीक है, आप पढ़ लो, इसको नोट भी कर लो, कहीं पर मुश्किल आ